अब हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जल। ठीक है, हम पिछले अध्याय में पढ़े थे कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 3/4 भाग पर क्या है, जल है। हम पिछले अध्याय में भी पढ़े थे कि पृथ्वी की सतह है उसके 3/4 भाग पर क्या है, जल है, और 1/4 भाग पर स्थल है। ठीक है, इस पृथ्वी पर इतनी जल की उपलब्धता है उसके बावजूद भी हमारा मतलब गर्मी के मौसम में क्या हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। तो इसका कारण क्या है उसको हमको देखना है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर इतना बहुत अधिक मात्रा में जल होने के बावजूद भी क्या है, हमारी पृथ्वी मतलब गर्मी के मौसम में जल की कमी हो जाती है। इसको क्या करना है, हमको देखना है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे जल एक प्राकृतिक संसाधन। तो पृथ्वी के जितने प्रतिशत मतलब पृथ्वी के 3/4 भाग है उनमें से 97% भाग पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या है, जल है। उनमें से 97% जल किसमें है, महासागरों में पाया जाता है, और 2% भाग हिमखंडों में, हिमखंडों के रूप में ध्रुवीय चोटियों पर। और जो 1% जो भाग है, 1% जो जल है वो नदियों तालाबों में में पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो 1% जल किसमें है, नदी झीलों तालाबों में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी के 97% भाग में जल है, तो सॉरी 97% भाग में महासागरों में, 97% जो जल है वो महासागरों में है। तो महासागर का जो जल है उसमें क्या होते हैं, नमक और नमक जैसे खनिज मतलब और लवण अधिक मात्रा में घुले रहते हैं, और इसकी उपस्थिति के कारण ये जल महासागर के जो जल होते हैं वो क्या होते हैं, खारा हो जाता है। इसलिए हम महासागरों के जल का उपयोग नहाने में, पीने में, सिंचाई करने में इसका उपयोग हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे ही मतलब एक प्रतिशत जो जल है वो नदी झीलों तालाबों में होता है। इसका हम उपयोग जैसे कि भूमिगत जल का उपयोग कुएं खोदने में, नलकूप खोदने में, ये इसमें क्या किया जाता है, हम इसका उपयोग करते हैं। वैसे ही हिमखंडों में क्या हो, 2% जो जल है हिमखंडों के रूप में होता है। तो हिमखंडों के रूप में जो जल है वो शुद्ध होता है, लेकिन इसका हम उपयोग क्या करते हैं, आसानी से नहीं कर सकते। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से क्या होते हैं, पृथ्वी में जो उपलब्ध जल है उनमें से मनुष्यों के लिए जो उपयोग में आने वाले जल की मात्रा क्या होती है, बहुत कम है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जल को हम उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसे बेकार में नहीं बहाना चाहिए। इसका उपयोग क्या करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया जल। जल एक प्राकृतिक संसाधन। अब है जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व। अब हम देखेंगे जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व। तो जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व हमारे दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में हमको जीवित रहने के लिए जल अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। सजीवों के लिए, सभी सजीवों के लिए क्या होती है, जो जल है वो बहुत ही अनिवार्य होती है। जो स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए लगभग प्रतिदिन 2 से 3 लीटर क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। और ये जो जल है वो हमारे शरीर की जो विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए भी क्या होती है, आवश्यक होती है। और जल हम जल अमावस्या में क्या करते हैं, अमावस्या में भोजन को पचाने में और पचे हुए भोजन के अवशोषण में और शरीर में उसके संवहन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। ठीक है,
हम क्या करते हैं, जो प्रतिदिन जल लेते हैं, हम प्रतिदिन जो जल पीते हैं वो जल का निष्कासन मूत्र और पसीने के रूप में करते हैं। हमारे शरीर में क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ को हम अपने शरीर से बाहर किस रूप में निकालते, पसीने और मूत्र के रूप में हम अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए निष्कासन करते हैं। ठीक है। जो पसीने के रूप में जो जल, पसीने के रूप में हमारे शरीर से पसीने के रूप में जो जल का निकलना जो है वो हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जल का उचित सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे जो शरीर की जो समस्त क्रियाएं हैं वो उचित रूप से क्या हो जा सके, संचालित हो सके। तो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए जल तो आवश्यक होती है। अब हमको देखना है कि हमारे लिए जल आवश्यक है, उतना ही पौधों के लिए जल भी आवश्यक है। जितना जंतुओं के लिए जल आवश्यक है उतना क्या होती है, पौधों के लिए भी जल आवश्यक है कि नहीं, उसको देखना है। ठीक है। जो मनुष्य के शरीर में लगभग 70% भाग पर क्या होता है, जल होता है। वैसे ही जो हाथी के शरीर में कितना प्रतिशत होता है, 80% होता है। पेड़ में 60% होता है। ब्रेड में 30% होता है। दूध में 95%, टमाटर में 90%, संतरा में 85% और आलू में 80% होता है। ठीक है। इस प्रकार जो जल है वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वैसे ही पौधों के लिए भी है, उसको हमको देखना है। ठीक है। अब हम देखेंगे जो पौधों के लिए जल है वो कितना आवश्यक है। ठीक है। हम एक क्या करते हैं, मूंग के बीज लेते हैं, मूंग के बीज को कटोरी में भिगा के रखते हैं। ठीक है। भिगा के रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको कुछ घंटे के लिए भिगा के रखते हैं। फिर उसको निकाल कर हम एक गीला कपड़ा में उसको बांध देते हैं और एक सूखा कपड़ा में क्या करते हैं, सूखा बीज को क्या करते हैं, बांध देते हैं। अब हम उसको 3-4 दिन के लिए गीले वाले कपड़े में जो बांधे रहते हैं बीज को, वो उसको 3-4 दिन तक उसको गीला ही रखना है और सूखे वाले को सूखा ही रखते हैं। तो जब हम 3-4 दिन बाद उसको देखते हैं तो हमको क्या नजर आएगा कि जो बीज है, मतलब गीले कपड़े वाले जिसमें हम बीज को गीला कपड़ा से भिगा के रखे रहेंगे, उसमें अंकुरित हो जाएगा। उसमें छोटे छोटे क्या हो जाती हैं, जड़ें निकल आती हैं। और जो सूखे बीज है उसमें क्या हो जाती हैं, वो वैसी का वैसी रहता है। तो जो मतलब जो गीले कपड़े में बांध कर हम रखे रहते हैं उसमें क्या हो जाती है, छोटे छोटे जड़ें निकल आती हैं। ठीक है। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, अंकुरित बीज कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अंकुरित बीज को हम 2 गमले में मिट्टी गमले में क्या करेंगे, मिट्टी डालकर दो गमले लेंगे। 2 गमले में क्या कर देंगे, अंकुरित बीज को थोड़ा थोड़ा दोनों गमले में डालेंगे। ठीक है। दोनों गमले में डालेंगे तो एक गमले में क्या करेंगे, हम रोज पानी से सिंचाई करेंगे, मतलब इसमें रोज पानी डालेंगे और दूसरे गमले को वैसी का वैसी रहने देंगे। तो जब हम कुछ दिन तक वैसी करते हैं तो हम देखेंगे कि जो हम जिस गमले में रोज पानी डालते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, उस बीजों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जिसमें हम पानी नहीं डालते हैं उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि नहीं होती है। मतलब इस प्रकार मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि पौधों के अंकुरण और वृद्धि के लिए क्या होती है, जल आवश्यक होती हैं। ठीक है। जो पौधे की जो जड़ें हैं वो जल में क्या होती हैं, जल में जो घुले खनिज लवण हैं, खनिज लवण को अवशोषित करके क्या करती हैं, वो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। और जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं, जो जल है वो मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जितना आवश्यक होता है उतना पेड़ पौधों के लिए क्या होती है, जल आवश्यक होती हैं। ठीक है। जैसे कि
नदी तालाबों में छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए जो जल है वो क्या होती है, आवास होती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतु हैं, उसमें नदी तालाबों में रहते हैं कि नहीं, तो वो क्या होते हैं, आवास का भी काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो जीव होते हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन करने में करते हैं, और जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पेयजल। पेयजल किसको कहते हैं? पीने योग्य जल को हम क्या कहते हैं, पेयजल कहते हैं। हमको जल क्या होते हैं, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्त जल हैं उसमें क्या होते हैं, घुलित लवण होते हैं, निलंबित कण होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जो ये कुछ घुले हुए क्या होते हैं, ये लवण है, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाने के कारण ये क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको हमको जल से हटाया जाना चाहिए। ठीक है, तो शहरों में क्या करते हैं, जो मतलब पीने योग्य पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जल शोधन संयंत्र द्वारा क्या करते हैं, जो जल में उपस्थित मतलब सूक्ष्म जीवाणु, निलंबित कण, इसको क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, तो जल में जो उपस्थित निलंबित कण है उसमें विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, जिससे क्या हो जाती है, वो जीवाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार घरों में क्या करते हैं, कुएं के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें के भी क्या ब्लीचिंग पाउडर या परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई की थोड़ी मात्रा डाली जाती है, या फिर क्लोरीन की गोली डाली जाती है, जिससे क्या हो जाते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, वैसे ही हम जल को उबाल कर भी कीटाणु रहित बना सकते हैं। जल को हम उबाल कर भी क्या कर सकते हैं, कीटाणु रहित बना सकते हैं। ठीक है, घरों में हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को दूर करने के, जो जल में अशुद्धियां रहती है उसको दूर करने के लिए हम सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का भी उपयोग करते हैं, और पराबैंगनी विकिरण द्वारा भी क्या किया जाता है, जल को कीटाणु रहित किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आसुत जल। आसुत जल जो है वो जल का शुद्धतम रूप है। आसुत जल क्या है, जल का शुद्धतम रूप है। हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रयोगशाला में मतलब आसुत जल की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, हम आसुत जल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम घरों में हम पात्र में क्या करते हैं, पात्र लेके हम जल को क्या करते हैं, उबालते हैं तो उसमें क्या होती है, वाष्प निकलती हैं। अगर हम उसको ढक्कन से ढक देते हैं तो ढक्कन में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे बूंदों के रूप में हो जाती हैं। मतलब छोटे छोटे बूंद के रूप में हो जाती हैं, वही आसुत जल है। आसुत जल हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जब जल को हम गर्म करते हैं तो उसमें वाष्प निकलते हैं, और वाष्प को ही हम संघनित करके जल में बदला जाता है। तो जब हम पात्र में क्या करते हैं, कोई भी पात्र लेकर जल को गर्म करते हैं और उसको ढक्कन से ढक देते हैं, तो वाष्प निकलते हैं वो क्या हो जाते हैं, ढक्कन में संघनित हो जाते हैं, और छोटे छोटे बूंद के रूप में क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। वही जनरली आसुत जल है। ठीक है, जल क्या होती है, पारदर्शी होती है। इसी कारण ही जो प्रकाश है वो जलीय पौधों तक ही पहुंच पाता है। ठीक है, और उसमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। जो जल का हिमांक है वो 0 अंश सेल्सियस है, और इस ताप पर जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और बर्फ क्या होती है, 0 अंश सेल्सियस ताप पर ही जल में बदलता है। इसको हम जल का गलनांक कहते हैं। जल का हिमांक 0 अंश सेल्सियस है, और 0 अंश सेल्सियस पर जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित होता है, और बर्फ जो है वो 0 अंश सेल्सियस पर ही जल में बदल जाता है। इसको ही हम बर्फ का गलनांक कहते हैं।
समझ आया। जल का द्रव्यमान कितना होता है, 0 अंश सेल्सियस होता है, और 0 अंश सेल्सियस पर ही जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित होता है, ठीक है। और 0 अंश सेल्सियस पर ही जो बर्फ है वो जल में परिवर्तित होता है, दोनों अपोजिट। तो इस बर्फ का, इसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। वैसे ही जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 अंश सेल्सियस होता है, और इसी ताप पर जल क्या होता है, जल का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है, और इसी ताप पर जल क्या होता है, उबलने लगता है और भाप में बदल जाता है। जल 100 अंश सेल्सियस पर अगर जल क्या होगा, उबलने लगेगा, वो क्या होता है, भाप के रूप में निकलता है, और इसी ताप पर भाप को जब हम ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पुनः जल में परिवर्तित होता है, जैसे कि आसुत जल वाले में, ठीक है। जल का जो क्वथनांक है वो 100 अंश सेल्सियस है। 100 अंश सेल्सियस पर जब जल उबलेगा तो वो क्या हो जाता है, भाप के रूप में ऊपर उठता है, और भाप जो हम अगर ढक्कन में अगर उसको ढकते हैं तो वो जो भाप है वो क्या होता है, ढक्कन में छोटे छोटे बूंद के रूप में हो जाता है, तो फिर वो क्या हो गया, जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, जल का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है।